नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साहित्य और सृजन की दुनिया में। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत बेहतरीन वीडियो होगी आप लोगों के लिए। यूजीसी नेट की परीक्षा हो या फिर टीजीटी पीजीटी की परीक्षा हो, आपकी केवीएस की हो, जो भी आपके एग्जाम्स हैं उन सभी में जो हिंदी से संबंधित परीक्षाएं हैं उसके लिए ये वीडियोस बहुत महत्वपूर्ण है। एक बात और मैं आप लोगों से कह देना चाहती हूँ कि अगर आप लोग चाहते हैं मॉक टेस्ट देना तो मुझे ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। मैं लाइव मॉक टेस्ट देने के लिए आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा मॉक टेस्ट होगा, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। चलिए बिना समय नष्ट करे शुरू करते हैं हम आपकी अपनी ये वीडियो। इसमें देखिए कुछ लगभग 50 प्रश्नों का संकलन है। ये आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन प्रश्न है, ज़रूर देखिएगा शुरू से आखिर तक प्रश्न। यहाँ से कुछ ना कुछ परसेंट प्रश्न आप लोगों के सामने ज़रूर आ जाएंगे। देखिए पहला प्रश्न है कि वे पूर्वीपन की परवाह न करके अपने वैश्यवारी की ग्राम्य कहावतें और शब्द भी बेधड़क रख दिया करते थे। तो ये किसके लिए कहा गया है? ये आचार्य शुक्ल जी की पंक्तियां हैं। और किससे संबंधित ये पंक्तियां हैं, किसके लिए कही गई ये पंक्तियां हैं? तो इसका सही उत्तर यहाँ 4 ऑप्शन है, 4 में से प्रताप नारायण मिश्र इसका सही जवाब है। तो ये आचार्य शुक्ल जी ने ये प्रताप नारायण मिश्र जी के लिए ये पंक्तियां कही थी। अगला प्रश्न है हमारा, भारतेंदु काल नई मानसिकता के उन्मेष का काल था। इस कालखंड को किस नाम से अभिहित किया गया है? तो ये 4 ऑप्शन यहाँ पर हैं, जागरण काल, निर्माण काल, पुनर्जागरण काल या सुधार काल। यानी भारतेंदु काल के को नई मानसिकता के उन्मेष का काल कहा गया। और ये बताइएगा इसको का नाम इनमें से कौन सा रखा जाएगा? तो इसका सही उत्तर है पुनर्जागरण काल, सी ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक है। तीसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं। साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, यह परिभाषा किसकी है? ऑप्शन देखिएगा, भारतेंदु जी की, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो तीनों में से सही उत्तर इसमें से क्या होगा? आप लोगों ने गैस कर लिया होगा। क्योंकि ये मॉक टेस्ट नहीं है इसलिए आप लोगों के यहाँ आंसर्स मुझे नहीं दिखाई दे सकते, लेकिन प्लीज़ अगर मॉक टेस्ट आप लोग चाहते हैं तो मुझे ज़रूर बताइएगा। देखिए इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारा बालकृष्ण भट्ट। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? नहीं का ध्यान आप लोगों को विशेषकर परीक्षा में रखना है। कहाँ पर नहीं शब्द दिया गया है? नहीं और ह में अंतर हो जाता है, कई बार हम जल्दबाजी में गलत पढ़ जाते हैं। देखिएगा, यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है, यह सब प्रकार की रूढ़ियों से मुक्त है, इसमें कल्पना और असाधारण का प्राचुर्य रहता है, या अभिव्यंजना में यह सांकेतिक और व्यंजना प्रधान होता है। ठीक है, यह स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता इनमें से कौन सी नहीं है वो देखना है। तो इसमें से सही ऑप्शन जो होगा वो हमारा है पहला ऑप्शन, यानी यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है। जो स्वच्छंदतावादी साहित्य वो नहीं देता, लेकिन यहाँ पर हमने देखना है कि कौन सी विशेषता नहीं है। तो ये पहली जो विशेषता है वो इसकी नहीं है। अगला हमारा प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित कवियों में से कौन भारतेंदु युगीन नहीं है? तो भारतेंदु युगीन कवि कौन से नहीं है वो बताने हैं। तो हरिओद, प्रेमगन, प्रताप नारायण मिश्र हो या अंबिकादत्त व्यास, आपको सही उत्तर देना है। और सही उत्तर इनमें से भारतेंदु युगीन नहीं है वो है हरिओद। हरिओद भारतेंदु युगीन नहीं है। छठा हमारा प्रश्न है, हिंदू हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार का है? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान नारा किस साहित्यकार का है? अभी देखिएगा ऑप्शन आप लोगों के सामने है। यहाँ पर पहला है माधव प्रसाद जी, सरदार पूर्ण सिंह, प्रताप नारायण मिश्र या बाल मुकुंद गुप्त। जिसमें से सही उत्तर हमारा है प्रताप नारायण मिश्र। यह नारा प्रताप नारायण मिश्र जी का है। अगला हमारा प्रश्न है, भारतेंदु का खड़ी बोली में रचित कविताओं का संग्रह किस नाम से प्रसिद्ध है? भारतेंदु जी का खड़ी बोली में जो संग्रह निकला है, यहाँ पर भाषा ध्यान रखनी है, बोली याद रखनी है आपको। खड़ी बोली की बात हो रही है। फूलों का गुच्छा है या प्रेम तरंग है, प्रेम सरोवर है या फिर प्रेम माधुरी। तो इसमें से सही उत्तर हमारा गाइस क्या होगा? सही उत्तर इसका है फूलों का गुच्छा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो कि हमारा 8वां प्रश्न है, 19वीं सदी में समय याद रखिएगा, 19वीं सदी की बात हो रही है। 19वीं सदी में खड़ी बोली हिंदी के विकास में हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार हैं। कौन से रचनाकार हैं जो 19वीं सदी में खड़ी बोली के लिए, हिंदी के विकास के लिए, हिंदी के अस्तित्व की लड़ाई लड़ने वाले रचनाकार हैं? मुकुटधर पांडे, चंद्रवली पांडे, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद या फिर नरेंद्र शर्मा। तो ये सही उत्तर आप लोगों के लिए मैं बता देती हूँ यहाँ पर, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। राम नरेश त्रिपाठी द्वारा संकलित संपादित कविता कौमुदी संग्रह से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? ये हमारा जो 9वां प्रश्न है। इस 9वें प्रश्न में आप लोगों को बताना है सही उत्तर क्या होगा।
ठीक है, राम नरेश त्रिपाठी जी का है और कविता कौमुदी संग्रह है। ये कौन सा कथन इससे संबंधित नहीं है। ठीक है, इसमें हिंदी और उर्दू की कविताएं हैं। यह संग्रह 10 खंडों में विभक्त है। बांग्ला और संस्कृत की कविताएं भी इसमें संग्रहित है। इसमें एक भाग में ग्राम गीतों को भी लिया गया है। ठीक, तो इसमें हम ये चीज़ सही, ये वाला ऑप्शन ठीक है, बंगला भी ठीक है। इसमें हिंदी उर्दू की कविताएं भी हैं कविता कौमुदी में। केवल ये 10 खंडों में विभक्त नहीं है यह संग्रह, यह इसमें ऑप्शन नहीं है। अगला देखना है, 10वां प्रश्न है हमारा, द्विवेदी युग के कौन से कवि ने सारी रचनाएं ब्रज भाषा में लिखी हैं। जगन्नाथ दास रत्नाकर पहला ऑप्शन, गया प्रसाद शुक्ल स्नेही दूसरा ऑप्शन, माखनलाल चतुर्वेदी तीसरा और बालकृष्ण भट्ट ये चौथा ऑप्शन है हमारा। और इसमें से सही उत्तर क्या होना चाहिए दोस्तों, आप लोग खुद से आइडिया लगा चुके होंगे। इसका सही उत्तर है जगन्नाथ दास रत्नाकर। अगला हमारा 11वां प्रश्न है, काव्य मंजूषा के रचनाकार कौन है। काव्य मंजूषा के रचनाकार कौन है, मैथिली शरण गुप्त या प्रताप नारायण मिश्र, बाल मुकुंद गुप्त या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। तो काव्य मंजूषा बहुत प्रसिद्ध रचना है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है, आपको सही युग्म बताना है। युग्म वाले प्रश्न यूजीसी नेट में बहुत आते हैं, ये भी बेहतरीन प्रश्नों का संकलन आप लोगों के लिए है। देखिए, विष्णुप्रिया खंड काव्य है, सिद्धराज खंड काव्य है, साकेत महाकाव्य है या जय भारत मुक्तक काव्य है। निम्न में से कौन से युग्म सही हैं, ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो युग्म देखना है आपको कौन सा सही है। तो ये अगर हम देखते हैं तो विष्णुप्रिया जो है वो एक खंड काव्य है और इसमें जो सिद्धराज है ये भी एक खंड काव्य है और साथ ही जो साकेत है ये एक महाकाव्य है। तो आपको जो ऑप्शन यहाँ पर सही लगेगा वो हमारा होगा सी ऑप्शन सही। ठीक है, फिर अगला हमारा आ जाता है 13वां प्रश्न, एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नगतल शुद्ध, अकेला यह जीवन निरूपाय आज तक घूम रहा विश्रुब्ध। ये उक्त पंक्तियां कामायनी के कौन से सर्ग से ली गई हैं। एक बार देख लीजिएगा, एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नगतल शुद्ध, ये जो पंक्तियां हैं प्रसिद्ध पंक्तियां हैं और ये कहाँ से ली गई हैं आपको बताना है। दरअसल यहाँ पर चिंता सर्ग, श्रद्धा सर्ग, लज्जा सर्ग और श्रद्धा सर्ग में है। मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर या क्या जो भी है यहाँ आप लोग देख रहे हो सामने, दरअसल यह श्रद्धा सर्ग से ली गई है। और श्रद्धा सर्ग में ये मनु का आत्मकथन नहीं है बल्कि मनु को श्रद्धा का प्रत्युत्तर में दिया हुआ ये एक उत्तर है। ठीक है, मनु को श्रद्धा के द्वारा एक उत्तर दिया गया है। एक दिन सहसा सिंधु अपार लगा टकराने नक्तल शुद्ध, अकेला यह जीवन निरूपाय आज तक घूम रहा विश्रुब्ध। अगला हमारा 14वां प्रश्न है, जगत सच्चाई सार कविता के कवि कौन है। यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। जगत सच्चाई सार के जो हमारे कवि हैं वो कौन है, नाथूराम शर्मा शंकर हैं या फिर देवी दत्त शुक्ल हैं या श्रीधर पाठक हैं। तो जगत सच्चाई सार कविता के कवि हमारे श्रीधर पाठक हैं, विशेष रचना है, याद रखिएगा ज़रूर। अगला हमारा 15वां सवाल है, रचना काल की दृष्टि से सही अनुक्रम क्या होगा। साकेत या प्रिय प्रवास, तुलसीदास या कृष्णायन या फिर प्रिय प्रवास फिर साकेत आए, तुलसीदास कृष्णायन। तो अगर हम इनको ध्यान से देखें तो हमारा ये बी ऑप्शन ठीक है, पहले प्रिय प्रवास आएगा फिर साकेत और फिर तुलसीदास फिर कृष्णायन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा 16वां प्रश्न है, द्विवेदी युगीन प्रगीतकार या माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं। रूप नारायण पांडे, लोचन प्रसाद पांडे या मुकुटधर पांडे या इनमें से कोई नहीं। तो द्विवेदी युगीन जो प्रगीतकार हैं इसमें से वो मुकुटधर पांडे माने जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं नीर भरी दुख की बदली, उक्त कथन किस संग्रह में है, किसका है ये आपको पता है। मैं नीर भरी दुख की बदली महादेवी जी का प्रसिद्ध कथन है, प्रसिद्ध रचना है। अभी आपको ये बताना है कि ये किस संग्रह में है, निहार में, रश्मि में, नीरजा में या सांध्य गीत में। तो गाइज ये है हमारा डी ऑप्शन ठीक, सांध्य गीत में यह रचना संकलित है। ठीक है, सांध्य गीत। अगला प्रश्न है हमारा 18वां प्रश्न, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। यह जो कथन है ये उक्त कथन किसका है। ठीक है, इसमें पंत नगेंद्र नंद दुलारे वाजपेयी जी,
नामवर सिंह। ये 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं और इसमें सही उत्तर क्या होगा आपको बताना है। आप एक बारी कोटेशन ध्यान से देख लीजिएगा कथन को कि मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या है। तो ये छायावाद के संबंध में यह व्याख्या देने वाले निम्न में से कौन है? तो इसका अगर सही उत्तर देखा जाए तो इसका सही उत्तर होगा इन चारों ऑप्शन में से नंद दुलारे वाजपेयी। तो ये नंद दुलारे वाजपेयी की बहुत बहुत प्रसिद्ध एक तरीके से व्याख्या है, ठीक है। तो ये आप लोगों को कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से याद रखनी है। तो ये नंद दुलारे वाजपेयी। अगला हमारा प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम क्या होगा? यहाँ पर कुछ रचनाएं हैं। एकांत संगीत, मधुशाला, सतरंगिनी, मिलन यामिनी, मधुशाला, सतरंगिनी, मिलन यामिनी या एकांत संगीत, ठीक है। तो इनको अगर हम देखते हैं तो हरिवंश राय जी की अगर हम रचनाओं को देखें तो पहले यहाँ आएगी मधुशाला, फिर एकांत संगीत आएगी और फिर सतरंगिनी और मिलन यामिनी फिर उसके बाद आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ऑप्शन नंबर जो सी है वह सही होगा। अगर हम 20वें प्रश्न की तरफ चलते हैं तो इनमें से कौन सा कवि अपने रचना काल के अंतिम दौर में प्रगतिवाद के भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से भी प्रभावित था? भौतिकवाद के दर्शन के साथ साथ आपको याद रखना है भौतिक दर्शन है और यहाँ अरविंद दर्शन की बात हो रही है। तो कौन सा कवि जो है वो भौतिक दर्शन के साथ साथ अरविंद दर्शन से भी प्रभावित थे? इनमें से प्रसाद है, पंत है, निराला या दिनकर। इनमें से आपको एक नाम चूज करना है और सही उत्तर मैं आप लोगों को बता देती हूँ। यहाँ पर पंत जो है वो सही उत्तर होगा, पंत जी, ठीक है। 21वां हमारा प्रश्न है, शत्रु मेरा बन गया छल रहित व्यवहार मेरा। बड़ी प्रसिद्ध रचना है। ये किस कृति से ली गई है आपको ये बताना है, किस रचना से ये ली गई है। शत्रु मेरा बन गया है छल रहित व्यवहार मेरा, मधुशाला की है, मधुवाला की है, पलाशवन या मधु कलश। दरअसल ये जो प्रसिद्ध रचना की पंक्तियां हैं ये मधु कलश से ली गई हैं, ठीक है। अगला हमारा प्रश्न है, उत्तर नारायण महाकाव्य के रचनाकार कौन है? उत्तर नारायण महाकाव्य के रचनाकार राम कुमार वर्मा हैं, सियाराम शरण गुप्त हैं या राम नरेश त्रिपाठी जी हैं? तो अगर इसका सही उत्तर दिया जाए तो निम्न में से राम कुमार वर्मा इसका सही ऑप्शन है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा 23वां प्रश्न है, प्रसाद की काव्य कृतियों का सही अनुक्रम क्या होगा? प्रसाद जी की काव्य कृति यदि आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ी हुई है तो इसका अनुक्रम आप लोगों को बताना है। इसका अनुक्रम क्या होने वाला है? लहर, आंसू या फिर उर्वशी, झरना, किस क्रम में हम इसको लगाएंगे ये आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा, इसका क्रम चयन कर लीजिएगा क्या होगा, ठीक है। फिर मैं आप लोगों को इसका सही उत्तर बता देती हूँ। फिलहाल इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन नंबर सी है, यानी पहले उर्वशी, फिर झरना, फिर आंसू और फिर लहर। अगर प्रकाशन के हिसाब से इसको देखा जाए कृतियों को तो यही इसका सही अनुक्रम है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। यहाँ भी सही अनुक्रम लगाने के लिए है, नए पत्ते, आंसू, ग्रंथि, ठंडा लहर, या कौन सा इसमें सही अनुक्रम है? तो इसमें भी हमारा ऑप्शन नंबर सी ठीक है। पहले आंसू आएगी, फिर ग्रंथि, फिर नए पत्ते, फिर ठंडा लोहा। इस तरीके से आप लोगों को मैं फिर बता देती हूँ, छायावाद के रचनाकारों को आपको बहुत अच्छे ढंग से याद करना है। रचना और रचनाकार दोनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। दरअसल पंत प्रसाद और महादेवी जी की रचनाएं तो स्पेशली आप लोगों को याद रखनी ही रखनी है। एक्चुअली वहाँ से यही प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अनुक्रम में लगाने के लिए यहाँ से प्रश्न ज़रूर आएगा। 99% मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि जो यूजीसी नेट का पाठ्यक्रम है उसके को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ से आपको एक ना एक प्रश्न ज़रूर मिलेगा, ठीक है। छायावाद में से इनकी रचनाओं को अनुक्रम में लगाने के लिए ज़रूर आएगा। अगला देखिएगा 25वां हमारा प्रश्न है, कला और बूढ़ा चांद किस विधा की रचना है? ये एक संस्मरण है, उपन्यास है, काव्य है या निबंध है? कला और बूढ़ा चांद क्या है? तो कला और बूढ़ा चांद काव्य रचना है ना, और बहुत ही प्रसिद्ध रचना है कला और बूढ़ा चांद पंत जी की। अगला देखिएगा, राम की शक्ति पूजा हमारा 26वां सवाल है। इस कविता का आरंभ किससे होता है? राम रावण के युद्ध के वर्णन से होता है, राम की पूजा में बैठने से होता है, या राम सीता के उदात्त प्रेम से होता है, या दुर्गा की उपासना से? तो 26वां प्रश्न है और 26वें प्रश्न का सही उत्तर है राम रावण युद्ध के वर्णन से। राम की शक्ति पूजा की कविता का प्रारंभ ही राम रावण युद्ध के वर्णन से शुरू होता है। अगला हमारा 27वां प्रश्न है, कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है?
कौन सी विशेषता प्रगतिवाद की नहीं है? शोषण का विरोध, कल्पना, व्यंग्य प्रधानता, श्रम में सौंदर्य। तो कौन सी प्रधानता, कौन सी विशेषता प्रगतिवाद में नहीं आती है? तो इसमें आप देख सकते हो प्रगतिवाद में कल्पना को हम नहीं देखेंगे, शोषण का विरोध इसमें होता है और व्यंग्य प्रधानता भी है, श्रम में सौंदर्य भी देखने के लिए मिलता है। प्रगतिवाद में कल्पना कम की गई है, बस ये ध्यान रखना है। 28वां हमारा प्रश्न है स्थापना, प्रगतिवाद की मूल स्थापना। ये भी इस तरीके से नेट में आना ही आना है, एक स्थापना और तर्क करके जो आता है वो जरूर आता है। स्थापना और तर्क का प्रश्न आते हैं लगभग 10 प्रश्न। प्रगतिवाद की मूल स्थापना है सैद्धांतिक रूप में प्रगतिशील थी, और अगर तर्क हम यहाँ पर रखें तो क्योंकि इसका लक्ष्य भौतिक यथार्थवाद के आधार पर निर्मित मूल्यों का प्रतिष्ठित करना था। तो इसमें सही उत्तर क्या होगा ये देखना है। प्रगतिवाद, अब हमें यहाँ पर देखना होता है कि क्या स्थापना ठीक है। स्थापना ठीक है, और स्थापना अगर ठीक होती है तो उसके अनुसार इन्होंने तर्क क्या दिया है। तो प्रगतिवाद की मूल स्थापना सैद्धांतिक रूप से प्रगतिशील थी, तो प्रगतिशील होना ही प्रगतिवाद की एक तरीके से मूल स्थापना थी, तो ये ठीक हो गया। अगला है क्योंकि उसका लक्ष्य भौतिक यथार्थवाद के आधार पर निर्मित मूल्यों को प्रतिष्ठित करना था, और ये भी ठीक है। तो इसका मतलब ये दोनों अगर सही हैं तो हमारा सही उत्तर होगा ए और आर, यानी ए ऑप्शन इसका ठीक है, दोनों ही सही हैं। अगली प्रश्न की तरफ चलते हैं। नागार्जुन की रचना नहीं है। नागार्जुन की रचना हजार हजार बाहों वाली, पुरानी जूतियों का कोरस, खिचड़ी विप्लव देखना हमें, और फूल नहीं रंग बोलते हैं। इस तरह से ये नागार्जुन की रचना नहीं है, तो फूल नहीं रंग बोलते हैं ये नागार्जुन की रचना नहीं है। 30वां हमारा प्रश्न है जन्म काल के आधार पर कवियों को सही अनुक्रम से लगाना है। तो देख लीजिएगा, यहाँ नागार्जुन है, त्रिलोचन है, भवानी प्रसाद मिश्र है, नरेश मेहता, इन चारों को सही अनुक्रम में लगाना है। तो पहला जन्म के अनुसार नागार्जुन आ जाएंगे, और फिर यहाँ हम भवानी प्रसाद मिश्र, फिर त्रिलोचन, और फिर नरेश मेहता, यानी कि ऑप्शन टी हमारा सी जो है वो बिल्कुल ठीक ऑप्शन है। 31वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 31वां प्रश्न है दूसरा सप्तक के कवि नहीं है। दूसरे सप्तक के कवि निम्न में से कौन से नहीं हैं? रघुवीर सहाय, केदारनाथ अग्रवाल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। यहाँ देखो प्रश्न थोड़ा सा गड़बड़ हो गया गाइज। दरअसल यहाँ है कि दूसरा सप्तक के कवि हैं, ठीक है। आपको ये नहीं देखना है, आपको बताना है निम्न में से दूसरे सप्तक के कवि कौन से हैं। केदारनाथ अग्रवाल हैं, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है, नीमी चंद जैन है, या रघुवीर सहाय हैं। तो दूसरे सप्तक में इनमें से कोई नहीं है, नीचे वालों में से सिर्फ रघुवीर सहाय इसका सही उत्तर है। रघुवीर सहाय दूसरे सप्तक के कवि हैं। इस सप्तक में से भी मैं आप लोगों को प्रश्न बता रही हूँ कि 99% सप्तक से प्रश्न आएगा, और उसमें भी किस तरह के प्रश्न आएंगे। एक तो महिलाओं को याद रखना है आपको, किस सप्तक में कौन सी महिलाएं हैं, और सप्तक में कौन कौन से कवि हैं, उनकी रचनाएं विशेष बन जाती हैं हमारे लिए। दरअसल सप्तक से संबंधित प्रश्न तो आना ही आना है, 99 क्या 100% भी मैं यहाँ पर श्योर हूँ। अगला प्रश्न देखिएगा, और ये भी बता देती हूँ, टीजीटी पीजीटी हो या फिर हमारा हायर हो या फिर केवीएस हो, जो भी एग्जाम है सभी के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है सप्तक। भूलिएगा नहीं, इसको बहुत अच्छे से बारीकी से स्टडी करना। देखिए 32वां हमारा प्रश्न है प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? दर्शन से मुक्ति, अनगढ़ता की प्रतिष्ठा, या फिर अभिव्यंजना पर बल, काव्य की गतिशीलता। इनमें से सही उत्तर हम लोगों को देना है। प्रयोगवाद की सबसे बड़ी विशेषता अगर देखी जाए तो दरअसल दर्शन से मुक्ति। प्रयोगवाद में दर्शन पर कोई भी जोर नहीं दिया गया है। 33वां हमारा प्रश्न है ये प्रियमवद किस कविता का पात्र है? प्रलय की छाया, असाध्य वीणा, ब्रह्म राक्षस, या कामायनी। तो प्रियमवद असाध्य वीणा से लिया गया एक पात्र है। अगला प्रश्न है हमारा अमन के राग के लेखक कौन है? तो भवानी प्रसाद मिश्र, मुक्ति बोध, शमशेर, या कोई नहीं। तो अमन के राग के लेखक देखे जाएं तो शमशेर हैं। अगला प्रश्न है 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? ये कुछ महत्वपूर्ण हमारे आधुनिक युग के ही सारे सवाल यहाँ पर लिए गए हैं इस पीडीएफ में, इस टेस्ट में। तो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, 7 गीत वर्ष किसकी कृति है? तो ये कृति 7 गीत वर्ष है धर्मवीर भारती जी की रचना। अगला प्रश्न है हमारा कुंवर नारायण किस सप्तक के कवि हैं? ठीक है, कुंवर नारायण
किस सप्तक के कवि हैं? तार सप्तक, दूसरे सप्तक, तीसरे सप्तक या चौथे सप्तक? तो तीसरा सप्तक सही उत्तर है। अगला प्रश्न है 37वां प्रश्न, नए इलाके में किसकी काव्य कृति है? नया इलाके में किसकी रचना है? बोधिसत्व की विनोद कुमार शुक्ल है या उदय प्रकाश अरुण कमल? तो नए इलाके में ये अरुण कमल की रचना है। कौन नकेनवादी नहीं है? नकेनवाद से संबंधित प्रश्न, दरअसल ये नए नए जो वाद आए हैं बहुत महत्वपूर्ण है। आजकल कुछ नए प्रश्न क्योंकि लिए जा रहे हैं, नए बेहतरीन प्रश्नों का कलेक्शन भी, कंपटीशन इतना टफ होता जा रहा है कि नए से नए प्रश्न आ रहे हैं, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, हायर हो, नेट हो, कुछ भी हो। तो इसी तरीके से सवाल जो है पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो यहाँ भी आपको ध्यान रखना है, निम्न में से नकेनवादी कौन नहीं है बताना है। देखो प्रश्न में नहीं शब्द का आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है। ये नहीं शब्द एग्जाम में बहुत पूछ लिया जाता है, नहीं नहीं। तो ठीक है, नहीं करके प्रश्न का स्वरूप ही चेंज हो जाता है नहीं लगाते ही। नलिन विलोचन शर्मा तो आते हैं नकेनवाद में, केसरी कुमार भी आते हैं नकेनवाद में, है ना, और नरेश भी आते हैं। तो यानी कि केदारनाथ सिंह हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, केदारनाथ सिंह जो है वो नकेनवादी नहीं है, केदारनाथ सिंह। अगला प्रश्न हमारा 39वां प्रश्न है, कौन सी रचना में नायक राम है? कौन सी रचना में जो नायक है वो राम के रूप में है? तो यहाँ पर हमारे प्रश्न का ऑप्शन है संशय की एक रात, रश्मि रथी, विष्णुप्रिया या कनुप्रिया। तो यहाँ पर संशय की एक रात जो रचना है उसमें नायक के रूप में राम जी हैं। ठीक है, अगला है हमारा 40वां प्रश्न, महत्वपूर्ण प्रश्न है, कोणार्क नाटक के रचनाकार कौन है? कोणार्क नाटक के रचनाकार कौन है? उपेंद्र नाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, मोहन राकेश या फिर जगदीश चंद्र माथुर? तो सही उत्तर है दोस्तों इसका जगदीश चंद्र माथुर। 41वां हमारा प्रश्न है, कौन सा सही युग्म है? युग्म वाले प्रश्न जरूर आने हैं एग्जाम में। 41वां प्रश्न है ये। 41वां प्रश्न किस तरीके का है? कोर्ट मार्शल स्वदेश दीपक की रचना है क्या? 8वां सर्ग भीष्म साहनी की है? बकरी जगदीश माथुर या हानु सुरेंद्र वर्मा? तो इसमें से सही युग्म हमें बताना है। एक युग्म सही है, बाकी सारे युग्म गलत हैं। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा सिर्फ एक ही युग्म ठीक है, वो है कोर्ट मार्शल, बाकी ये तीनों युग्म गलत है। तो यही आपको याद रखना है, ध्यान से प्रश्न को पढ़ना है फिर उसको सॉल्व कीजिए। 42वां हमारा प्रश्न है, आधुनिक एकांकी के जनक माने जाते हैं। आधुनिक एकांकी के जनक कौन है? उदय शंकर भट्ट, जयशंकर प्रसाद, राम कुमार वर्मा या जगदीश चंद्र माथुर? तो आधुनिक एकांकी के जनक हमारे राम कुमार वर्मा जी माने जाते हैं। अगला हमारा 43वां प्रश्न है, बावन दास किस उपन्यास का प्रमुख पात्र है? बहुत महत्वपूर्ण ये उपन्यास है, एग्जाम में आएगा यहाँ से जरूर एक ना एक प्रश्न। मैला आंचल, तो बावन दास मैला आंचल उपन्यास का पात्र है। यहाँ पर चारों उपन्यास में से मैला आंचल सही आंसर होगा। गांधी जी के अफ्रीका जीवन पर आधारित उपन्यास, बहुत बेहतरीन सवाल है। गांधी जी के अफ्रीका जीवन पर आधारित उपन्यास कौन सा है? टोपी शुक्ल है या समरशेष है? पहला गिरमिटिया है या अपने अपने अजनबी? तो गांधी जी की अफ्रीका जीवन पर आधारित जो उपन्यास है वह है पहला गिरमिटिया। अगला हमारे यानी सी ऑप्शन इसका ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, लालटीन की छत के लेखक कौन है? लालटीन की छत, बेहतरीन हमारा ये प्रश्न है। भीष्म साहनी, उषा प्रेमवदा, निर्मल वर्मा या नरेंद्र कोहली? तो इसका सही उत्तर गाइस होगा निर्मल वर्मा। 45वें प्रश्न का सही उत्तर है निर्मल वर्मा। 46वां हमारा प्रश्न है, घीसू और माधव किस कहानी के पात्र हैं? एल्बम, परीक्षा, शरणदाता या कफन? इनमें से कौन सा सही उत्तर होगा? तो घीसू और माधव कफन कहानी के प्रमुख पात्र हैं। अगला जो हमारा प्रश्न है वो भी युग्म से संबंधित है। कौन सा युग्म सही नहीं है ये बताना है। तो यहाँ देखिए, शेखर जोशी का दाज्यू है, धर्मवीर भारती का सिक्का बदल गया नहीं है, ये तो यही पता चल जाता है। परिंदे निर्मल वर्मा की रचना है और कृष्णा सोपती जी का बादलों के घेरे में भी इन्हीं की रचना है। तो सिर्फ एक युग्म यहाँ सही नहीं है, वह है धर्मवीर भारती जी का सिक्का बदल गया, क्योंकि सिक्का बदल गया किसका है? कृष्णा सोपती जी की रचना है। ठीक है, रस सिद्धांत किसकी रचना है? रस सिद्धांत रामविलास जी की है, हजारी प्रसाद जी की है या रामचंद्र शुक्ल जी की है, नगेंद्र की है, किसकी है? तो रस सिद्धांत बेहतरीन रचना है जो कि नगेंद्र जी की प्रसिद्ध रचना है, रस से संबंधित नगेंद्र जी की।
अगला हमारा प्रश्न है, अपनी खबर आत्मकथा किसकी है? अपनी खबर आत्मकथा किसकी है? यहाँ नाम है शिवपूजन सहाय, हंसराज रहबर, देवराज उपाध्याय, पांडे बेचन शर्मा उग्र। तो सही उत्तर इसका होगा पांडे बेचन शर्मा उग्र। हमारा 50वां और अंतिम सवाल है आज का, अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? इसमें किसके पत्र लिए गए हैं? तो अक्षर अक्षर यज्ञ संग्रह हमारे धर्मवीर भारती जी के पत्रों का एक कलेक्शन है, धर्मवीर भारती जी के पत्रों का, अक्षर अक्षर यज्ञ के नाम से। ठीक है, तो गाइज इस तरीके से आज ही हमारे 50 सवाल पूरे हो गए हैं। आप लोग चाहें तो आप लोग मॉक टेस्ट दे सकते हैं, आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।